1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक्सपेंशन के लिए कई नीतियों और कई वार्स का उपयोग किया। वार्स की बात करें तो इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि एंग्लो मैसूर वार, अंग्रेज़ों और मैसूर के किंगडम जिसमें राजा थे हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान, इनके बीच में युद्ध हुआ। ऐसे ही दूसरी वार्स की बात करें तो दूसरा हुआ एंग्लो मराठा वार, अंग्रेज़ों और मराठा किंगडम के बीच में वार्स हुए। ऐसे ही कुछ और वार्स की बात करें तो थे एंग्लो सिख वार, यानी अंग्रेज़ों और सिख एम्पायर के बीच में ये वार्स हुई। इन युद्धों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कई युद्धों में अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली या तो पार्टिसिपेट किया, या तो भाग लिया, या तो इनडायरेक्टली रूप से उसमें भाग लिया, और इस तरह से उन्होंने कई सारे साम्राज्य के पार्ट्स को जीत लिया। ऐसे इंडिया में उस समय कई सारे साम्राज्य थे, छोटे या बड़े, कई सारे किंगडम्स हुआ करते थे। उन सभी को वो किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जैसे आज बात करेंगे इसमें मुख्यतः 2 नीतियों के बारे में जिसकी हेल्प से उन्होंने भारत में कई सारे किंगडम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। सहायक संधि क्या होता है, इसके नाम से ही आप जान जाएंगे। सहायक यानी कि सहायता के लिए, और संधि यानी कि एक प्रकार की मित्रता या एक प्रकार का यह एग्रीमेंट था। उसके लिए उस राजा को, जो राजा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में मिलना चाहता है, उसको उसमें लिखी गई शर्तों को मानना पड़ता था। इसमें किस प्रकार की शर्तें थी इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले समझते हैं। आप जैसा सोच रहे होंगे कि कोई भी राजा जो स्वतंत्र है वो किसी अन्य दूसरे के साथ अलाई क्यों होना चाहेगा, दूसरे के साथ मित्रता क्यों करना चाहेगा। तो इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला था कि कोई राजा को इंटरनल थ्रेट रहता था, यानी कि उसको आंतरिक विद्रोह का डर रहता था कि कहीं उसके जो नोबल यानी कि जो राज दरबारी हैं उनमें से ही कोई उनके खिलाफ खड़ा ना हो जाए, या कहीं अन्य विद्रोह, कोई जो छोटे छोटे किंगडम्स उनके कंट्रोल में हैं उन एरियाज़ के लोग भी उनके विद्रोह में खड़े ना हो जाए। इन सभी विद्रोहों से बचने के लिए, उनको दबाने के लिए वे अंग्रेज़ों का सपोर्ट चाहते थे। ऐसे ही दूसरा था बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल थ्रेट, यानी कि बाहरी जो आक्रमण करने वाले दूसरे जो किंगडम्स हैं वे उस किंगडम पर आक्रमण कर सकते थे, जिसको बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए, रक्षा के लिए वे अंग्रेजों के साथ अलायंस बनाना चाहते थे, उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए थे। तो इन 2 कारणों की वजह से जो राजा थे वे चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिल जाएं, और उनके पास बेहतर हथियार हैं, अंग्रेजों के पास बेहतर मिलिट्री है। उसकी हेल्प से एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचने के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया। इसमें सबसे पहले ज्वाइन करने वाले हैदराबाद के निज़ाम थे, इसके बाद अवध साम्राज्य के जो राजा थे, और फिर पेशवा, और फिर सिंधिया, और फिर सिंगरौली। ये सब साम्राज्यों ने, किंगडम्स ने इस सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया। अब बात करते हैं कि सहायक संधि में क्या क्या शर्तें थीं। तो इसमें शर्तों की बात करूँ, सबसे पहली मुख्य शर्त थी कि कोई भी राजा जिसको ब्रिटिश साम्राज्य सहायक संधि के अनुसार मिलिट्री सपोर्ट देगा या अन्य कोई सपोर्ट देगा, उसको उस मिलिट्री का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। यानी कि जो राजा मिलिट्री सपोर्ट ले रहा है अंग्रेज़ों से, उसको ही उस अंग्रेजी मिलिट्री का पूरा खर्च देना पड़ता था हर साल। तो इसके लिए वो एग्रीमेंट में लिखा रहता था। ऐसे ही दूसरी बात करें तो दूसरी शर्त थी कि एक अंग्रेज़ हमेशा उस राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा, और उसके दरबारी के रूप में वहाँ पर जो भी कार्य होंगे कि राजा क्या कार्य कर रहा है, कितने प्रकार के टैक्सेज आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सभी चीज़ों पर वो नज़र रखेगा। और राजा किसी दूसरे राजा से बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के किसी दूसरे राजा से वो अलायंस भी नहीं कर सकता था, यानी किसी दूसरे राजा से दोस्ती नहीं कर सकता है जब तक अंग्रेज उसको अनुमति न दें, जब तक परमिशन न। उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस अंग्रेजों के विरोध में खड़ी हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी वे नहीं जा सकते थे। तो इन शर्तों में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थी। ऐसे इन शर्तों को मानते हुए कई प्रकार के किंगडम्स ने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया। हैदराबाद, अवध, पेशवा, सिंधिया, और फिर राजपूताना, जयपुर, त्रावणकोर, इन सब किंगडम्स ने इसको ज्वाइन किया। आगे समझते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि क्या थी और इसके अनुसार कौन से साम्राज्य इसमें जुड़े। ये जो साम्राज्य जुड़ जाते थे इनको प्रिंसली स्टेट्स भी कहते थे, क्योंकि जो राजा हैं वे राजा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह अंग्रेजों के सपोर्ट के साथ कर रहे थे। तो ये चीज़ हो गया था। अब समझते हैं दूसरे प्रकार के जो नीति इन्होंने अपनाई उसके बारे में। तो दूसरी थी हड़प नीति, या इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, आइए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। 1842 में जब ये कानून लाया गया
तो इसमें यह था कि अगर कोई राजा जिसका सगा पुत्र कोई जीवित नहीं है, यानी कि कोई राजा है जिसका कोई सगा पुत्र नहीं है और वो चाहता है कि किसी पुत्र को गोद ले करके, किसी अन्य लड़के को गोद ले करके वह उसको राजा बना दे, तो इसके लिए उसको अंग्रेज़ों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और ऐसा किसके साथ था? तो उस समय जो स्वतंत्र राजे थे, जो अंग्रेज़ों के साथ अलायंस नहीं बनाए हुए थे और न ही उनसे युद्ध में हारे थे, वे इस चीज़ से फ्री थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो उनके साथ अलायंस में थे, उनको ऐसा करना पड़ता था, उनको अंग्रेज़ों से परमिशन लेकर के उनके साथ अपने जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको वे राजा बना सकते थे। तो ऐसे भारत में उस समय कई सौ प्रिंसली स्टेट्स थे और जिनमें से कई सौ में से अगर देखा जाए तो 8 या 10 किंगडम्स ऐसे रहते थे जिनके कोई सगे पुत्र नहीं होते थे। वे गोद ले लेते थे पुत्र को और उसको राजा बनाना चाहते थे। जब वे इस चीज़ के लिए अप्लाई करते थे कि जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र है वही राजा बने, तो अंग्रेज उससे मना कर देते थे। और इसमें सबसे प्रमुख आए सन 1848 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सन 1848 से 1858 तक गवर्नर जनरल रहे और उसने हड़प नीति की हेल्प से कई साम्राज्य को अपने अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। जैसे कि सतारा, सबसे पहले 1848 ईस्वी में उसने सतारा जो साम्राज्य है उसको लिया और उसके बाद जैतपुर या संभलपुर और फिर बघाट, उदयपुर को सन 1852 में, फिर झांसी को सन 1853 में, नागपुर 1854 में, ऐसे देखेंगे करौली, फिर लास्ट में अवध। तो झांसी की रानी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उनके जो पति रहते हैं गंगाधर राव, जो झांसी के राजा रहते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। उसके बाद उनके कोई सगे पुत्र जीवित नहीं रहते हैं, तो वे आनंद राव को गोद ले लेती हैं। लेकिन अंग्रेज जो है लॉर्ड डलहौजी, वे कहता है कि आनंद राव राजा नहीं बन सकते हैं और उनके किले पर कब्जा कर लेता है। और फिर जो सतारा, संभलपुर, जैतपुर, इन किंगडम्स के जब राजा, इनके जब सगे पुत्र नहीं रहते हैं, जब कहते हैं कि हमको गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना है, तो उसके लिए भी वे मना कर देते हैं अंग्रेज। तो इसकी वजह से इनके किंगडम्स को अंग्रेज अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। इस तरह से हड़प नीति के अनुसार जब वे कई साम्राज्य को अपने पास हड़प लेते हैं अंग्रेज, तो 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद सन 1858 में जो अंग्रेज़ों का डायरेक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।